इस्टेब्लिशमेंट अदलिया पर हर किस्म का जबर और हर किस्म का दबाव डाले हुए है। बिल्कुल एक जाली किस्म का मुकदमा है जिसके पीछे बदनीयती है और उनकी कोशिश थी कि सब कुछ 8 तारीख से पहले हो जाए। लिहाजा ये कोई ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ एक शोबाजी है। जब लोग नताइज कबूल ना करें तो वो हुकूमतें जो हैं उनकी कोई साख नहीं होती। जो तमाशा इस वक्त हो रहा है ये सब लोगों की समझ में आ रहा है और ये अगर ये समझते हैं कि लोगों को अभी बहुत अरसा और बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते। देखिए 9 मई में तो किसी तरह भी इमरान इन्वॉल्व नहीं होता, उस दिन तो इमरान को उठा लिया गया था। ये सारा कुछ जो था एक ट्रैप था जिसमें उसको और PTI को फंसाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आज मैं पहुंच गई हूँ हामिद खान साहब के पास और इनसे वो राज़ो नियाज़ की बातें होंगी जो सबको पता है लेकिन सब कंफ्यूज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, सीधे सीधे सवाल करूँगी। मैंने सुना आप सीधे सीधे जवाब देते। ये जो हमारे खान साहब हैं और बुशरा बीबी हैं, इनके साथ जो आजकल हो रहा है आपके मुताबिक ये अप टू द मार्क है, ठीक है, होना चाहिए था, या इसमें भी सियासत का कोई रंग है? ये है ही सियासी। इसका मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को बदनाम करना है, उनको एम्बैरस करना है और उनको लोगों के सामने उनकी तज़लील करना है। तो इस किस्म का केस जो कि बनता ही नहीं है, बुनियादी तौर पे नहीं बनता। निकाह है, इद्दत वाला मामला उन्होंने खड़ा कर लिया है और ये बिल्कुल एक जाली किस्म का मुकदमा है जिसके पीछे बदनीयती है। सर केसेस की जो हेयरिंग का स्टाइल है, मतलब अडियाला जेल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है और बहुत लंबा रात 12 बजे तक 13 घंटे की समाअत, फिर उसके बाद फैसले को महफूज करके ख़ास टाइम में उसको ऑनियर करना, ये भी कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है? बिल्कुल स्ट्रेटजी का हिस्सा है और उनकी कोशिश थी कि सब कुछ 8 तारीख से पहले हो जाए ताकि इनकी हवा ख़राब हो और उनके लीडर के बारे में लोगों के जहन में ये हो कि इनको अदालतों ने सज़ाएं दे दी हैं, अब ये पार्टी कहीं की नहीं रही, ये जो इनका लीडर है वो भी बदनाम हो गया है, तो लोग दिल छोड़ दें या अलहदा हो जाएं या अपने आप को पीछे कर लें और घर बैठ जाएं। ये सारे उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो ठीक है सर, लेकिन अब खान साहब को इस वक्त तक 24 साल की सज़ा हो चुकी है, एक अच्छा खासा जुर्माना हो चुका है। बुशरा बीबी को वापस उनके घर भेज दिया गया और तवक्को ये भी की जा रही है कि इमरान खान साहब भी बनी गाला ही जाएंगे। तो ऐसी सज़ा, ऐसी मरात, ये सब क्या है? देखिए अभी तक तो वो बनी गाला नहीं गया, अभी नहीं गया, तो वो तो बड़े मुश्किल हालात में है। मेरी तो मुलाकात होती रहती है अदालत में भी, वैसे भी जेल में मिला हूँ, तो वो काफ़ी मुश्किल हालात में रहते हैं, एक छोटे से कमरे में बंद हैं। बल्कि वो कह रहे थे कि मुझे पैदल चलने जो है वॉक करने के लिए भी काफ़ी जगह नहीं मिलती, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था वो कमरा जिसमें कि 18-20 फुट का कमरा, कहने बेहतरीन जगह है, मैं इसमें वॉक करता हूँ। तो इसलिए उनको तो हर किस्म की सख्ती में रखा गया है, मुश्किलात में रखा है और वो बहादुरी से फेस कर रहे हैं। सर फेस तो करें, लेकिन बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुँच गई, फिर उन्होंने गिरफ्तारी भी दे ली, लेकिन उनकी सज़ा बनी गाला में, ये क्या सज़ा है? नहीं देखिए, वैसे तो ये हमेशा हुकूमत की मर्ज़ी होती है किसी भी जगह को सब जेल करार दे दें, लेकिन मुनासिब तो यही है कि जेल सेंटेंस है जेल में ही रहे। लेकिन अगर उनको सब जेल में रखा जाता है बुशरा बीबी को, अगर उसके पीछे कोई सियासी मकासद नहीं है तो उसमें वैसे हर्ज नहीं है, अगर सिर्फ मकसद उसको वहाँ पर कन्फाइन रखना है। लेकिन बज़ाहिर इसके पीछे कोई ना कोई और अनासर है जिसकी वजह से ये उसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उनको इमरान खान साहब के ही ख़िलाफ़ लाना चाहते हैं, उनसे कोई काम लेना चाहते हैं। ये खुदा मालूम क्या उसके पीछे नीयत है, लेकिन हम समझते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई बदनीयती का अंसर है। सर खान साहब को जो सज़ा हुई है सस्टेन रहेगी? 10 साल 14 साल, अभी 2 केसेस और बाकी हैं। देखिए किसी भी अदालत जो ज़रा सी भी कानून और आइन को इन्फोर्स करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो कभी इस से नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ना तो गवाहों की चरा कर सकें अपने मर्जी के वकील के ज़रिए, ना ही वो 342 के बयान रिकॉर्ड हुए हैं जो कि बहुत कंपल्सरी है ट्रायल के लिए, और ना ही अपनी सफाई में गवाह पेश कर सकें।
उसके बगैर तो ट्रायल ही कोई नहीं होता। तो लिहाजा ये कोई ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ एक शोबाजी है। इसका मकसद सिर्फ है कि लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना था कि हम इसका रास्ता हर तरफ से सियासी रास्ता रोकेंगे। आप इलेक्शन आप जो है पोलिंग स्टेशन मत जाइएगा। सर, खान साहब की जो जमात पीटीआई है वो है अब वकला की जमात। वकला हर दिन खान साहब का केस हार रहे हैं। यहाँ पे दो सवाल, क्या वकला पीटीआई चला लेंगे खान साहब के बगैर? क्या वकला खान साहब को बचा लेंगे? देखिए, पीटीआई चलाना तो तंजीमी मामला है। तंजीमी मामलात में भी बहुत सारे वकला हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक खान साहब को बचाने का ताल्लुक है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो मुकदमात हैं ये सारे जाली और झूठे मुकदमात हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि इनमें जो सज़ाएं दी गई हैं वो किसी तरह भी सस्टेन होगी। लेकिन सर, मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, जैसे कि लतीफ़ खोसा साहब की एंट्री हुई है पीटीआई में, गौहर साहब हैं, लतीफ़ खोसा की एंट्री क्या इस जमात के लिए महफूज है? मैं कुछ भी नहीं कमेंट करूँगा इस पर कि हमारे पास पहले ही बहुत सारे वकला हैं, वो उनके आने से ना कुछ फ़ायदा एडिशन हुई है ना कुछ कमी आई है। लेकिन खोसा साहब अपने मकासद के लिए आए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में दम तोड़ गई है। तो उन्होंने क्या, अगर कोई फ्यूचर है, अगर मुझे कोई आइंदा के लिए कोई फ़ायदा हो सकता है तो इस जमात में जाने से हो सकता है। तो अपने मकसद के लिए आए हैं, पार्टी के मकसद के लिए तो नहीं। सर, अगर मैं ज़रा सा और गहरा सवाल आपसे ये करूँ, वो ये कि ये जो जमातें अब माइनस पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही, ये जो सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, आपको पता है बड़ी मेहनत की गई है, हर जगह निकले, होती है मफामत की सियासत। इस बार तो बहुत खूब मफामत की सियासत है और सोशल मीडिया पे टिकटॉक भी चल रहे हैं। वो ये टिकटॉक चल रहे हैं कि हुन सिर्फ शेर बना दिए तो तुसी जीत जाओगे, यानी कि लोगों को अभी भी अंदेशा है कि शेर वो मार्का ना कर सके। आपको लगता है ये रिजल्ट पाकिस्तानी आम आवाम के हक में बेहतर होगा? हरगिज़ नहीं। अगर इलेक्शन फेयर नहीं है, अगर इलेक्शन जो है वो वाज़े नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसके नताइज कभी कबूल नहीं हुए। और जब लोग नताइज कबूल ना करें तो वो हुकूमतें जो हैं उनमें उनकी कोई साख नहीं होती। सर, अब तो सहाफ़ी नहीं, अवाम नहीं। लोग बारिश हो जाए तो इनकलाब नहीं ला पाते कि हम इनकलाब कैसे लाएंगे कि बारिश हो रही है। तो आपको लगता है ऐसी अवाम इमरान खान साहब को बचा सकेगी? इसका तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या करेंगे, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान में अवाम, आम आदमी जो है, नौजवान बिलखसूस, वो इस वक्त उसमें बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है। ये जो तमाशा हो रहा है, हालांकि ये तमाशा तो पिछले 70 साल से हो रहा है, लेकिन जो तमाशा इस वक्त हो रहा है ये सब लोगों की समझ में आ रहा है। एक आम आदमी जो गांव में बैठा है वो भी समझ रहा है कि पीछे कौन है और क्या तमाशा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसको बाहर करने के लिए, किसको लाने के लिए, किसको नहीं पता। लोग बेवकूफ़ नहीं होते कि एक आदमी को 4 साल उधर रखने के बाद आप लेके आए हैं, उसको आके प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का दे रहे हैं और उसको जाके सीधा मौका दे रहे हैं एक बड़ी ग्राउंड में जाके अपनी तकरीर करने का। तो ये समझ आ गए इनके पीछे कौन से कुव्वतें हैं। तो इसलिए लोग बिल्कुल समझदार हैं, और ये अगर ये समझते हैं कि लोगों को अभी बहुत अर्सा और बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो नहीं बना सकेंगे। यानी कि उम्मीद बाकी है, खान साहब बाहर आएंगे और फिर पीटीआई दोबारा अपने अरूज पर जाएगी। बिल्कुल जाएगी। सर, ये एक उम्मीद है, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि इस जवाल के पीछे कौन वो लोग थे जिनसे पीटीआई टूट गई? देखिए, पीटीआई तो टूटी नहीं, बल्कि वो जो लोग बाहर से भेजे गए थे, एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए जो लोग थे, जिनको मैं ये कहूँगा लोटे थे, फसली बटेरे थे, वो भाग गए हैं, क्योंकि वो पहले दिन से नहीं ठीक थे। उन्हीं के इशारों पे आए थे, उन्हीं के इशारों पर उन्होंने वजारतें की और मफादात हासिल किए। जब उनको मुश्किल वक्त नज़र आया तो छोड़ गए। तो खान साहब से मेरा भी इख्तलाफ इसी बात पर था कि इस किस्म के लोगों को मत इकट्ठे करें, ये लोग आपको साथ नहीं देंगे, कल को यही छोड़ के चले जाएंगे और फिर उन्हीं के इशारों पे चलेंगे। ये वक्त ने साबित कर दिया कि ये बात जो मैं उनको कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त थी। सर, फवाद चौधरी साहब तो जेल में और वो मेरा ख्याल है अब तक पीटीआई में ही। आप क्या कहेंगे?
मैं उसका नाम भी सुनना लेना पसंद नहीं करता, इतना बदबूदार आता है। डन। और अभी अभी जब मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, मेन स्क्रीन पे ये खबर चल रही है कि शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया है कि 9 मई का किस्सा प्लान्ड ही खान साहब की तरफ से था। ये उससे मैं कोई इससे बेहतर तवक्को नहीं रखता। वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का आदमी रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ने ही भेजा था, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे वो बयान देगा और दे रहा है। देखिए 9 मई में तो किसी तरह भी इमरान इन्वॉल्व नहीं होता। उस दिन तो इमरान को उठा लिया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारी दुनिया के सामने उसको उठाया गया था, खिड़कियां तोड़ के, दरवाजे तोड़कर। वो तो एक अपनी कार्रवाई में मसरूफ था और उस कार्रवाई से वो उठा के धक्के दे के सबके सामने ले जाया गया। तो उसको 9 मई में, वो तो बल्कि 11 मई को मैंने उन्हें, इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, जिस दिन उनको फिर बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहाँ उनका बयान हुआ है मेरे सामने। उन्होंने कहा जी मैं जिस दिन मुझे उठा लिया था 2 दिन पहले, उसके बाद से मुझे कोई खबर नहीं, मुझे ऐसी जगह रखा गया जहाँ मुझे कोई खबर नहीं मिली। मुझे यहाँ आके, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं यहाँ आके वकला में बैठा हूँ, तो मुझे पता चला कि परसों क्या हादसा हुए, मुझे तो इल्म ही कोई नहीं। तो ये उसका बयान था। तो उससे जाहिर होता है कि ये सारा कुछ जो था एक ट्रैप था जिसमें उसको और पीटीआई को फंसाया गया। सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में खड़े हुए कई लोग उस मकाम पे पहुंचने से पहले अल्लामा इकबाल के शेर लिखकर रिजाइन कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इससे नज़र ये आ रहा है कि अदलिया पर बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त है और इस्टेब्लिशमेंट अदलिया पर हर किस्म का जबर और हर किस्म का दबाव डाले हुए अपनी मर्ज़ी के फैसले ले रही है। इसलिए जो बाज़मीर जज है वो कहता है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, 2 आखिरी सवाल। मैं आजकल जिन भी लोगों से मिल रही हूँ वो तमाम लोग इस्टेब्लिशमेंट से थोड़े नाराज़ हैं या सारे इस्टेब्लिशमेंट के सर पे बनाते हैं। लाइक टीएलपी जमात की बात की जाए तो वो उनका बयान है कि जब भी कोई हुकूमत गिरानी की ज़रूरत महसूस होती है तो इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियाँ उनके पास आती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात है कि वो अगर धरने करें तो मुल्क में पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर है? हमने टीएलपी जमात इस्लामी के लोग इसलिए रखे हुए हैं, उनको कभी गवर्नमेंट नहीं मिलेगी? देखिए ये तो बड़े अरसे से ये खेल जारी है, पिछले 70 साल से, तो नया खेल नहीं है। ट्रू। हर दौर में, यानी मशरक़ी पाकिस्तान के तोड़ने में भी इनका हाथ था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने कोशिश की थी अपने तौर पर एक्सप्लॉइट करने की, कभी उनको इक़्तिदार नहीं देना था। जब 1970 का इलेक्शन हुआ, खुद कराया इन्होंने, उसके बाद जब मुजीबुर रहमान उसकी पार्टी जीत गई, तकरीबन 100% सीटें ईस्ट पाकिस्तान में ले गई, तो उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। नेशनल असेंबली को कॉल करके उसको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना चाहिए था। इन्होंने बजाय कि असेंबली बुलाई जाती है उसको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके एक जमहूरी निज़ाम को पटरी पर चढ़ाया जाए, उन्होंने मिलिट्री एक्शन ले लिया उनके ऊपर, जिसकी वजह से मुल्क टूट गया। क्योंकि ये इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुजीबुर रहमान को याया क्या कहता था, उसने कहा तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे लेकिन मुझे साथ सदर बनाना, और हम जैसे चाहेंगे वैसे तुम काम करना। तो उसने कहा ये नहीं होगा। अब मेरे लोग बड़े वाज़े हैं, हम इक़्तिदार का इंतकाल चाहते हैं, हम शेयरिंग नहीं करेंगे। सर, पीटीआई के वजूद से पहले आप किस जमात का हिस्सा थे? मैं किसी जवाब यही बनाई थी जवाब। सर, भुट्टो साहब को इंसाफ मिलने वाला है? भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं दिया गया था और उनके रस्ते से हटाया गया था, और जो मुकदमा था उसके बारे में कोई दो आरा नहीं है कि झूठा मुकदमा था। और जिस तरह से ट्रायल किया गया था, जिस अंदाज से उनको जल्दी जल्दी केस चला के, और उसके जब केस का फैसला आ गया, वो भी फैसला 4-3 आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सिर्फ पंजाबी जजों ने उसके खिलाफ फैसला दिया था, 3 जो गैर पंजाबी जज थे उन्होंने उसके हक में फैसला दिया था। तो उसमें उसके बावजूद वो उनको फांसी लगा दिया गया। हालांकि आमतौर पे जहाँ डिवाइडेड वर्डिक्ट होता है, आमतौर पर सज़ाए मौत नहीं होती, वहाँ पर उनको ज़्यादा उम्र कैद हो सकती थी, लेकिन ये चूँकि उनको रस्ते से हटाना मकसूद था तो इसलिए उनको फांसी दे दी गई। सर, आखिरी सवाल की तरफ चलूँगी। अज़र सदीक साहब ने कहा था कि एक ख़ास तारीख उन्होंने नॉमिनेट की थी अपने वीलॉग्स में कि हम
इस जनवरी को इमरान खान साहब के साथ रूबरू खिताब करें, यानी कि खान साहब खिताब करेंगे, उनके पास ये क्या इन्फॉर्मेशन थी? अब वो किसी को टाइम नहीं दे रहे, चीज़ें और डेवलप हो रही हैं। खान साहब नहीं आते तो क्या मुल्क का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरीम नवाज़, अलीम खान बेहतरीन ऑप्शन है? इनमें से कौन? इनमें से कोई भी डिजर्व नहीं करता। तो फिर सर हम बीइंग आम पाकिस्तानी किसको डिजर्व करते हैं? हमें बहरहाल ये स्ट्रगल लंबी है, लेकिन हमें इस किस्म के लोग जिनको ला के बिठाया जाता है उनको रास्ते में से हटाने के लिए स्ट्रगल होनी चाहिए, ताकि इक़्तिदार किसको मिलना चाहिए ये फैसला अवाम करे, ये चंद मुख्तसर तबके ना करें। तो सर आपने तुमने पहले जवाब में ये पहले ही बता दिया था कि ये जो रिजल्ट इलेक्शन के आएंगे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद फिर एक लंबी एक दास्तान और लंबी स्ट्रगल होगी। देखिए ना, जब रिजल्ट्स नहीं एक्सेप्ट होंगे तो वो जो भी हुकूमत बनेगी बहुत कमज़ोर होगी, और जो कमज़ोर हुकूमत होगी उसका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इसी किस्म की हुकूमत होगी जो आपने 16 महीने देखी है। अप्रैल 2022 से लेके आपने अगस्त 2023 तक हुकूमत देखी है ना जी, देखिए समझिए वही रेपुटेशन होगी। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद ये करती हूँ कि हामिद खान साहब ने जो बातें कही उसके ऊपर मेरा तबसरा नहीं बनता, बल्कि आप गौर कीजिएगा कि सर ने क्या क्या कहा और हमें क्या क्या करना। थैंक यू सो मच।